सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा पाठ चल रहा था पाठ संख्या 9 क्रिया। हमने इसमें क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इतना पढ़ा था हमने। अकर्मक सकर्मक क्रिया तक हमने पढ़ लिया था। एक बार वापस से मैं इसको दोहरान कर देती हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं था। उसके बाद में धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया है तो पढ़ इसका मूल रूप है। उसके बाद में हमने पढ़े थे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद पढ़े थे, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में हमने क्या पढ़ा था, सकर्मक के में क्रिया के साथ कोई कर्म होता है, कोई कर्म होता है। सकर्मक के साथ में तो क्या होता है, कर्म होता है, और अकर्मक के साथ में कर्म नहीं होता है। ये पढ़े थे हमने। उसके साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज अब आगे पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, सहायक क्रिया। जैसे कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, सहायक क्रिया कि उसके साथ में लगती है, क्रिया के साथ में लगती है। तो सहायक क्रिया होती है, कौन कौन सी होती है, हूँ, था, थी, थे। ये वाक्य की मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, क्या तुमने भोजन खाया था, क्या तुमने भोजन खाया था। तो ये इसमें खाया तो क्या हो गई, क्रिया, और ये इसकी था, इसमें क्या हो गई है, साथ में सहायक क्रिया हो गई है। तो इसको हम बोलेंगे सहायक क्रिया। वैसे अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि इसमें मुख्य क्रिया तो क्या है, खाया, और सहायक क्रिया क्या है इसमें, था। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अगर आप मैं प्रतिदिन स्कूल जाता, तो ये वाक्य भी पूरा सही से नहीं बन पाता है। तो वाक्य भी पूरा सही से बन जाए इसलिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग लेते हैं, उसका हम काम में लेते हैं। तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो मुख्य क्रिया हो गई जाना, और सहायक क्रिया हो गई है हूँ। सहायक क्रिया हो गई क्लियर। उसके बाद में है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मानी एक से अधिक होगी, वही होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। जैसे सविता पढ़ने लगी। अब इसमें सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया कौन सी, पढ़ने तो है ही क्रिया साथ में, तो ये हो गई इसकी संयुक्त क्रिया। तो एक से अधिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है, उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। गोपाल हंसने लगा, तो हंसने और लगा हो गए क्लियर। अब होती है नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती है। नाम धातु किनसे बनती है, ये नाम धातु क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से। किनसे बनेगी, संज्ञा या विशेषण से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहती हैं। जैसे कि गहरा, आप बोलते हैं ना गड्ढा बहुत गहरा, देखो गड्ढा, तालाब गहरा है, ठीक है। तो तालाब तो संज्ञा हो गई, तालाब कैसा है, तो ये इसमें विशेषण हो गया ना विशेषण। मैंने आपको बताया जो क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम से बनती है, ये नाम धातु क्रियाएं किससे बनती है, संज्ञा से या विशेषण से बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनती है। तो ये गहरा से बन रहा है ना, गहरा से क्या बन रहा है, गहराना बन गई इसकी नाम धातु क्रिया।
गर्म गरमाना, नर्म नरमाना, पागल पगलाना, चक्कर चकराना, हाथ हथियाना, लज्जा लजाना, ठोकर ठुकराना। तो ये नाम धातु क्रियाएं हो गई है, लेकिन ये बनी किससे है? संज्ञा और विशेषण से बनी। तो मैंने आज आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रियाएं। ये तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई समझ में कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं और नाम धातु क्रियाएं किसे कहते हैं। एक बार वापस से इनको रिवाइज कर देती हूँ मैं। सहायक क्रियाएं तो कौन सी होती है? जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता के लिए आती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रियाएं कहती हैं। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, इन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे, धातु किसे कहते हैं। कौन सा हमारा प्रश्न नंबर 2। पहला हमने कर लिया था, प्रश्न नंबर 2। धातु किसे कहते हैं। बताओ अगर आपको याद है तो थोड़ा सा कि धातु किसे कहते हैं। क्या बताया था मैंने धातु की परिभाषा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये बताई थी ना। क्रिया के क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हो गया पहला प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे, क्रिया के भेदों के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 3। क्रिया के भेदों के बारे में, क्रिया के भेदों के बारे में बताइए। क्रिया के भेदों के बारे में बताइए। क्रिया के भेदों के बारे में लिखिए है, लिखिए। क्रिया के भेदों के बारे में लिखिए। तो क्रिया के भेद 2 हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला बताओ कौन सा है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और दूसरा अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
तो ये हमारे 3 प्रश्न हो गए हैं। तो ये तो मैंने आपको तीनों प्रश्न कल वाले वीडियो, जो लास्ट इससे पहले वाला वीडियो था उसमें भी समझाए थे ना। अब इसमें एक प्रश्न और कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आपको मैंने छोटी सी लैंग्वेज में समझाया था, तो क्या बताया था? जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का फल सीधा करता भी पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। यही बताया था ना। तो छोटी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? आकर्मक क्रिया की याद है तो बताओ फटाफट, क्या बताई थी आकर्मक क्रिया की परिभाषा आपको मैंने? जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता है उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। यही बताई थी ना, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। ये थोड़ी सी हमारी क्लास का लेवल ऊपर है तो हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अच्छी ले लेते हैं। जिस क्रिया को जिस क्रिया को जिस क्रिया को अपना अर्थ जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा लगा, और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर नहीं पड़ता है। जैसे पड़ता है, बच्चा रोता है, अब इसमें कर्म तो कोई है ही नहीं ना। देखो, रोता है सीधा, इसका फल किस पे पड़ रहा है? क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसको हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा पाठ भी रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट्स नहीं है आपका? धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के भेदों के बारे में लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया
कहते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और साथ में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये थोड़े से रिवाइज करवाए हैं, उनको आपको रीडिंग भी करनी है। ओके, धन्यवाद।